Welcome to the next session of CS Mastery R. Let's move on to the next concept. I think you have understood the concept of function overloading. One more interesting thing is that now what we did in earlier program, हम लोग को ये तीनों versions define करने पड़े थे. Yes or no? Yes. That means what कि print line में यहाँ पे without parameter था, ये एक print line एक पैरामीटर का था और तीसरा जो था वो 2 पैरामीटर का था. तो हम लोग पहले से ही बता के रख सकते हैं कि बाबा अगर ये प्रिंट लाइन को कुछ नहीं भेजा है तो क्या होना चाहिए कैरेक्टर और कितना बड़ा लाइन होना चाहिए. वी कैन जस्ट प्री डिफाइन दैट वैल्यू. यूजर ने अगर दिया तो हम लोग यूजर से एक्सेप्ट कर सकते हैं, यूजर ने नहीं दिया तो हम लोग डिफॉल्ट के वैल्यूज को यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन जस्ट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रिंट लाइन. तो इसमें और एक बेनिफिट क्या होगा, देयर इज नो नीड टू डिफाइन दिस 3 डेफिनेशंस. 3 बार लिखे हमने प्रिंट लाइन के डेफिनेशन अलग अलग पैरामीटर के लिए. लेकिन अगर हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो फिर ये तीनों वर्जन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है एंड ऑल दिस 3 फंक्शंस विल बी मैप्ड ओनली टू वन डेफिनेशन. नाउ सी हाउ इट विल हैपन. कैसे हो सकता है ये? So if default arguments are provided to parameters in prototype declaration, only function can be made without specific parameter. देखो यहाँ पे तो जब मैं डिक्लेरेशन करती हूँ तो रिपीटेड कैरेक्टर्स करके जो हमारा प्रिंट लाइन फंक्शन है, यू कैन जस्ट सी इट इज रिपीटेड कैरेक्टर्स. तो कैर इज इक्वल टू स्टार. तो ये मैंने कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं लिया है. दीज आर जस्ट द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. इट इज सेइंग दैट द फर्स्ट पैरामीटर विल बी कैरेक्टर और उसका डिफॉल्ट वैल्यू है वो स्टार होगा. The first variable will be the character type and first value will be of character type and its value will be star, and the second parameter will be of integer and its value default value will be 23. So any value you can define. These are the predefined values. You can define 79 also, full line आपको draw हो जाएगा. So like that we have defined this default argument. Now see how it takes the benefit. अभी हमें 3 अलग अलग definitions लिखने की जरूरत नहीं है. तो just see. अगर और एक important है now, अभी ये दोनों तो डिफाइन कर दिए तो फंक्शन को कॉल करते वक्त पहला आर्ग्यूमेंट मिसिंग और दूसरा ऐसा हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमेशा जो मिसिंग आर्ग्यूमेंट होता है इन कॉल टू द फंक्शन, it will be always and always assumed to be the last argument. सीक्वेंस में अगर आपने लास्ट का मिस किया तो इट विल बी टेकन फ्रॉम डिफॉल्ट, लेकिन फर्स्ट ही मिस किया there is no way that how compiler will understand कि ये इसको ना this is a second argument. तो कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आप दोगे और सेकेंड फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यू विल टेक फ्रॉम डिफॉल्ट एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय यूजर. ऐसा नहीं होता है. रिवर्स इज पॉसिबल. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट you can just take from user and second argument can be missing, then it can be taken from default. So that's why you have to remember that reverse sequence एक ही दिया तो यूजर आपको कंपाइलर को ऑटोमेटिकली पता नहीं चलेगा, because it will just match with the parameters, first parameter second parameter. और फर्स्ट आपने लिखा 80 तो क्या होगा, ऊपर फर्स्ट पैरामीटर तो कैरेक्टर है, it is unable to match it, isn't it? तो फिर सीक्वेंस भी बराबर मैच होना चाहिए. तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मिसिंग का वर्जन आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ नहीं यूज कर सकते. प्रीसीडिंग लास्ट के आर्ग्यूमेंट मिसिंग हो गए तो ऑल द आर्ग्यूमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम डिफॉल्ट. यू डू नॉट हैव टू वरी. So compiler will generate errors if no arguments was passed for which there was no default value set. ऐसा अगर वैल्यू सेट नहीं किया, इधर कैरेक्टर इंट है और आप कुछ अलग ही भेज रहे हो, तो फिर डेफिनेटली कंपाइलर विल जनरेट एरर. नाउ सी दिस इज द सेम एग्जांपल. हमारा ये प्रिंट लाइन का एग्जांपल था. इफ यू रिमेंबर हमने 3 अलग अलग प्रोटोटाइप डिक्लेयर किए थे प्रिंट लाइन के लिए. प्रिंट लाइन विदाउट आर्गुमेंट, प्रिंट लाइन विद 2 आर्गुमेंट्स एंड प्रिंट लाइन with again 2 arguments, sorry, print line with 1 argument and print line with 2 argument. लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये प्रिंट लाइन एक ही बार प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यूज एंड दिस प्री डिफाइंड वैल्यूज आर नोन एज डिफॉल्ट वैल्यूज हम लोग डिफाइन करके रख रहे हैं. तो कैरेक्टर, पॉइंटर मतलब स्टार एंड इंट 80.
तो फिर इंट मेन में यहाँ पे प्रिंट लाइन को कॉल किया, नाउ सी द सेम फंक्शन विल बी कॉल्ड अगेन एंड अगेन। तो प्रिंट लाइन में यहाँ पे क्या हो गया, यही कॉल होगा, क्योंकि ये प्रिंट लाइन क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वैल्यूज डिफाइन की हुई है ऑलरेडी, तो कैरेक्टर ch, तो क्या होगा यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज ही नहीं आई है ना यहाँ से, सो इट विल डायरेक्टली टेक वैल्यू फ्रॉम हियर। वैसे ही p के बारे में होगा, इट विल डायरेक्टली टेक वैल्यू फ्रॉम हियर एंड इट विल जस्ट एग्जीक्यूट द कोड, और फिर लाइन ड्रॉ हो जाएगा, अगेन इट विल मूव फॉरवर्ड एंड देन इट विल कम हियर। अभी देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया है तो दैट विल बी कलेक्टेड इन ch, again same function, reusability of the code, the same code will be called again, equal to will be collected in ch, and now there is the argument, last argument is missing, so last argument missing हो सकता है, that can be taken with the default, क्योंकि पहला already दिया था and it is matched also, तो second is missing, so 80 will be taken from this print line default argument, और फिर ये line draw हो जाएगा। Again it will move ahead and it will just call, now see both the arguments are given, तो ये क्या करेगा, ओवरराइड करेगा ना, यहाँ पे कैरेक्टर दिया था तो उसने डिफॉल्ट का कैरेक्टर ओवरराइड किया, अभी यहाँ पे प्रिंट लाइन में दोनों दिया है, कैरेक्टर भी दिया है और उसका इंटीजर वैल्यू भी दिया है, सो दैट मीन्स व्हाट विल हैपन, नाउ इट विल ओवरराइड बोथ द वैल्यूज ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के जो दोनों वैल्यूज है वो दोनों भी ओवरराइड हो जाएंगे, और यहाँ पे ch में आएगा एक वन सिंगल डैश एंड देन p में आएगा 50, तो इससे ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर कि कितना सिंप्लीफाइड हो गया, तो वेर एवर यू कैन मैच, यू कैन मेक यूज ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, पहले से प्री डिफाइन करके रख सकते हो, लेकिन लास्ट आर्ग्यूमेंट्स कैन बी मिसिंग, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी मिसिंग, बिकॉज देयर इज नो वे दैट हाउ कंपाइलर विल मैच विद दिस आर्ग्यूमेंट सीक्वेंस, अगर उसको सीक्वेंस मैच नहीं हुआ तो इट विल जनरेट एरर्स। So let's see the execution. तो ये print line with char आ गया, same and only one single definition, तो same output you can see जो हमने generate किया था last program में, similar output you will get here, here you can see, तो ये double line का symbol ये और ये single line, but you saved the efforts. I think you have understood the function overloading concept, functions को कैसे overload किया जाता है और default arguments को भी कैसे use किया जाता है। Now one more simple concept we will learn, and that is inline function. Now what do you mean by inline? Now the name itself suggests inline, that means what, अभी बहुत सारे versions होते हैं, लाइक सपोज एक प्रोग्राम एक फंक्शन में, मतलब एक टास्क में हमें 100 लाइंस ड्रॉ करनी है, हमने अभी लाइन प्रिंट करने का एक फंक्शन देखा, तो हमें 100 लाइंस प्रिंट करनी है, तो एक्चुअली नाउ सी द स्विच, यहाँ पे ही देखते हैं हम लोग, अगर 100 टाइम्स ये फंक्शन कॉल होता है तो ये मेन के बाहर जो जंप है, ये जो मेन से इधर से जंप हो रहा है आउटसाइड मेन, वो कितनी बार होगा, 100 लाइंस ड्रॉ करने, तो 100 टाइम्स वी नीड टू कॉल द फंक्शन, 100 टाइम्स इट विल स्विच आउटसाइड द मेन, देन इनसाइड द मेन, अगेन आउटसाइड द मेन, अगेन इनसाइड द मेन। तो इनलाइन फंक्शंस कब यूज होते हैं, तो कभी कभी रिपीटेडली जब एक ही टास्क और एक स्मॉल टास्क बार बार रिपीट होता है, तो हम लोग कंपाइलर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये फंक्शन एक्सटर्नली स्टोर की रहती है मेन के कोड के अलावा, तो कंपाइल टाइम में दैट कोड इज स्टोर्ड in other memory location and this code is stored at, so it has to switch to jump to that memory location, again it has to return, it should return back। तो स्विच में ये जो स्विच है फ्रॉम वन कोड टू अनदर कोड, तो वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस, इसमें ही कभी कभी कंपाइलर का बहुत टाइम जाता है।
So runtime में actually as it consumes more time to the switch for the switch. So to reduce that time we can just inform compiler कि अगर function छोटी है ना तो आप क्या करो कि main के अंदर ही उसको लेके आओ और वहां पे ही place करो. Just I will give you real life example. Suppose आपके मॉम ने बोला आपको कि जाके ना शक्कर लेके आओ. Now is it possible? तो आप शॉप में जाओगे, ऑलरेडी शॉप का हमने फंक्शन देखा था, तो फिर शॉप में जाओगे, शॉप से शक्कर लाओगे और घर पे रखोगे. सो दिस शॉप फंक्शन इज कॉल्ड इनलाइन, क्योंकि घर पे ही लाके रखोगे, रोज नहीं जा सकते ना, तो डेली हमें शक्कर लगता है, तो डेली वी जस्ट कांट मूव गो टू द शॉप एंड ब्रिंग द शुगर. लेकिन अगर जिम को जाना है, दैट मीन्स व्हाट, जिम को इनलाइन बोला, अरे घर में ही लाके रखो, इनलाइन. इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल. तो जिम के लिए तो आपको रोज डेली जिम को जाना ही पड़ेगा. सो दैट कोड कैन नॉट बी इंक्लूडेड इनसाइड द हाउस. तो मेन के अंदर वो कोड ऐड हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज वेरी लेंथ, वेरी लार्ज. तो फिर वो कोड को हम ऐड नहीं कर सकते. तो कभी कभी एक छोटे छोटे वर्जन होते हैं, लाइक देखो प्रिंट लाइन का कोड भी एक लूप का ही कोड है. सो इतना स्विच होने की जगह अगर ये लाइन को बार बार प्रिंट करना पड़ रहा है, तो हम कंपाइलर को बोल सकते हैं जस्ट बाय एडिंग इनलाइन कीवर्ड कि बाबा ये प्रिंट लाइन फंक्शन को ना तुम इनलाइन कॉल करो. मतलब जितने भी सारे वर्जन्स प्रिंट लाइन के कॉल हुए हैं 1 2 3, इट विल गेट रिप्लेस बाय दिस कोड. इट विल गेट रिप्लेस बाय दिस कोड. तो फिर आसान हो जाएगा, उसका स्विच का टाइम बच जाएगा एंड प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होगा. सो जो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं. सो द पर्पस ऑफ राइटिंग फंक्शन इज टू सेव एफर्ट्स इन राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, एंड इट सेव्स स्पेस इन मेमोरी. बट द डिसएडवांटेज बीइंग इट टेक्स एक्स्ट्रा टाइम टू पास कंट्रोल टू कॉल्ड फंक्शन एंड देन बैक टू कॉलिंग फंक्शन. तो इसको अगर ओवरकम करना है तो द function code is small, the code can be written directly in line with the code of the calling function. तो उसके लाइन में लिख सकते हैं. तो बस हमें क्या करना है, बस ये यहाँ पे इनलाइन कीवर्ड ऐड करना है और फंक्शन का नाम लिखना है और फिर फंक्शन का बॉडी लिखना है. दिस इज द सिंटैक्स. तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे. सो और एक और कौन सा एडवांटेजेस है, टू अवॉइड द प्रोग्रामर द ट्रबल टू पुट द कोड रिपीटेडली in the calling function. The called function can be written with inline prefix. तो वापस हो जाने की जरूरत नहीं है. Inline void print data int which will cause to insert the code. तो outside का code insert हो जाएगा main के अंदर ही of this function in the calling function automatically at the time of compilation. ये process हो जाता है, तो run time में the process will be speed up. Otherwise वो switch में ही time जाएगा. For inline functions to work, not only the prototype declaration but the definition of the inline function should be written before the calling function. तो कॉल करने के पहले ही हमें वो इनलाइन करके उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो कंपाइलर जब स्टार्ट करता है then he can understand that this function if possible then it has to be called inline. हम लोग कोई भी फंक्शन को प्रीसीड कर सकते हैं इनलाइन से, लेकिन अगेन नाउ रिमेम्बर इनलाइन कीवर्ड लिखने के बाद भी दिस अल्टीमेट डिसीजन विल बी ऑफ कंपाइलर कि उसको हम लोग इनलाइन से कॉल करेंगे या एक्सटर्नल से ही कॉल करेंगे. जस्ट वी आर गिविंग हिंट कि दिस कोड इज स्मॉल, सो यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनलाइन हियर. लेकिन कॉल कैसे होगा दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर. व्हाई? इट विल जस्ट सी एनालाइज द लेंथ ऑफ द कोड and then it will think कि उसको करंट कोड में ही प्लेस करना है, क्योंकि इट अगेन डिपेंड्स ऑन द मेमोरी. बहुत बड़ा कोड होगा तो इट विल रिक्वायर वेरी वास्ट मेमोरी, तो इट विल इंक्रीज द लोड. तो कितनी मेमोरी अवेलेबल है, बाकी के सीपीयू टाइम एंड एवरीथिंग ऑन अदर फैक्टर्स द कंपाइलर कैन टेक द डिसीजन कि ये फंक्शन को इनलाइन कॉल करना चाहिए या नहीं. Even after putting the inline keyword, it is at the discretion of the compiler to put the code inline. If it finds that the code is too big to insert inline, it may execute it as a normal function. लेकिन इसका नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता है. बट सिंपली हम लोग एक सिंपल कोड लिखेंगे जहां पे हम लोग बस बता देंगे
कि बस वाह ये int स्क्वायर फंक्शन है, मेन से हम ये स्क्वायर को कॉल कर रहे हैं और वैल्यू पास कर रहे हैं। बस आगे हमने पहले ही प्रोटोटाइप में बोला है कि इसको इनलाइन कॉल करो, वेरी स्मॉल कोड, सिंगल लाइन कोड, सो यस डेफिनेटली इट कैन बी प्लेस्ड इनलाइन। So this is the simple example of inline function. I think you have cleared with the doubts, or let's see the practical part of it. Now this will be executed like a normal program, and this is really a very simple program. So मैं just run करूँगी इसको, and we will not understand कि वो inline कैसे call हो रहा है करके, just we will see the result as a normal function. So that's it for this function overloading concept. I think you have clearly understood the function overloading concept. All the best. Thank you so much.